अध्याय 7 वह बने जो आप हैं। ऑडियो बुक बाय मिलियनेयर माइंड्स। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, बेघर होना महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कौन हैं। कोशिश करते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। कोशिश करना छोड़ देंगे तब भी आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, परंतु दोनों स्थितियों में फर्क होगा। आप में जो परिवर्तन होते हैं। जब मैं बड़ा हो गया और मैंने आर्थिक मदद मांगने के लिए कैलिफोर्निया से उन्हें फ़ोन किया, तब भी वे उस पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो उन्होंने माइक और मेरे साथ 9 साल की उम्र में शुरू किया था। उन्होंने हमें बचपन में धन नहीं दिया था और वे अब भी यह सिलसिला शुरू नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे कठोर बने रहे और मुझे धन के लिए काम करने की लत से दूर रखा। वे धन को नशा इसलिए कहते थे क्योंकि वे अक्सर देखते थे कि जब लोगों के पास धन होता है तो वे खुश होते हैं, परंतु जब उनके पास धन नहीं होता तो वे दुखी या चिड़चिड़े हो जाते हैं। जिस तरह हीरोइन के आदी लोगों जब नशा के इंजेक्शन ले लेते हैं तब वे मौज में आ जाते हैं, परंतु जब उन्हें हीरोइन नहीं मिलती तो वे चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। वे अक्सर कहते थे, धन को नशे की ताकत के प्रति सावधान रहें। एक बार अगर आप इस पानी के आदी हो जाते हैं तो यह लत आपको अपने जाल से निकलने नहीं देगी और आप बार बार उसी तरीके से इसे संतुष्ट करना चाहेंगे। दूसरी तरह से कहें तो अगर आप कर्मचारी के रूप में धन कमाते हैं तो आप इसी तरीके से धन कमाने के आदी बन जाते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर धन कमाने के आदी हो जाते हैं तो फिर इस आसक्ति को तोड़ना अक्सर मुश्किल हो जाता है, और अगर आप सरकारी अनुदान के आदी हैं तो इसे भी तोड़ना मुश्किल होता है। अमीर डैडी कहते थे, बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में जाने के लिए सबसे मुश्किल भाग उस तरीके के प्रति लगाव है जिससे आप धन कमा रहे हैं। यह आदत छोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम है यह नशे की लत को छोड़ना जितना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने माइक और मुझे यह प्रबल चेतावनी दी कि वे कभी धन के लिए काम ना करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे लिए धन हासिल करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम अपने खुद के सिस्टम बनाना सीखें। पैटर्न्स। किम और मेरे लिए बी क्वाड्रेंट से आमदनी प्राप्त करने का सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि हमारे अतीत की सारी कंडीशनिंग हमें पीछे रोक रही थी। हम तब और भी परेशान हो जाते थे जब हमारे मित्र हमसे कहते थे, तुम यह क्यों कर रहे हो, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। यह हमारे लिए और भी मुश्किल हिस्सा इसलिए था क्योंकि हमारा एक हिस्सा भी तनख्वाह की सुरक्षा की ओर जाना चाहता था और दूसरा अपना अमीर डैडी की तरफ। अमीर डैडी ने माइक और मुझे समझाया कि धन की दुनिया एक बड़े सिस्टम की तरह है, आपको अपनी प्रबल भावना को खोजना होगा। अमीर डैडी ने एक बार हमसे पूछा, क्या तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ। क्या तुम अपने लक्ष्य और इरादे को भूल गए हो, क्या तुम अपनी प्रबल भावना को भूल गए हो, और यह भी कि तुम किस वजह से इस हाल में हो। अमीर डैडी ने पूछा। मैंने जवाब दिया और थोड़ा चौंका। मैं भूल गया था। मैं टेलीफोन बूथ पर खड़े होकर अपने दिमाग पर जोर डालने लगा ताकि याद कर सकूं कि मैं इस झमेले में किस वजह से फंसा हूं। मैं जानता था। अमीर डैडी ने फोन पर गुजरते हुए कहा, तुम अपने सपने को जिंदा रखने के बजाय अपने आप को जिंदा रहने के बारे में ज्यादा चिंतित हो। तुम्हारे डर ने तुम्हारी प्रबल भावना को दरकिनार कर दिया है। आगे बढ़ते रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि अपने दिल में लौ के हमेशा जलाए रखो। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुमने किस इरादे से इसे शुरू किया था। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी राह आसान हो जाएगी, परंतु अगर तुम अपने बारे में ज्यादा चिंता करोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने लगेगा। मैं इस बात से नफरत करता था कि मुझे महीनों तक इस व्यक्ति के बातें किसी ऐसी विषय पर सुननी पड़ती थी जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं क्लास में बगले झांकता था, पहलू बदलता था, पीछे की बेंच पर समस्याएं पैदा करता था और कभी कभार क्लास में जाने के बजाय गोता भी मार लेता था। इसलिए जब मेरे मार्गदर्शक
सलाहकार ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कैरियर में टीचर बनकर अपने पिता का अनुसरण करूंगा, तो मैं आपे से बाहर हो गया। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि प्रबल भावना प्रेम और नफरत की संरक्षण होती है। मुझे सीखना बहुत पसंद था, परंतु मैं स्कूल से नफरत करता था। मुझे वहां बैठने से चिढ़ होती थी, क्योंकि वहां जो बनने की प्रोग्रामिंग की जाती थी वह मैं नहीं बनना चाहता था। क्लास के कई और बच्चे भी मेरी तरह ही महसूस करते थे। शिक्षा संबंधी उल्लेखनीय उद्धरण। विंटर्स चर्चिल ने एक बार कहा था, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं हमेशा पढ़ाया जाना पसंद नहीं करता। जॉन अपडाइक ने कहा है, संस्थापक पूर्वजों ने समझदारी पूर्वक यह निर्णय लिया कि बच्चों के कारण माता पिताओं पर अस्वाभाविक तनाव पड़ता है, इसलिए अपनी प्रबल भावना को अनुरूप काम करते समय सिस्टम को बदलने की कोशिश की, परंतु सामने चट्टान आ गई। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बहुत से लोग पैसा कमा रहे थे और कोई भी इसे बदलना नहीं चाहता था। हालांकि इसे बदलने की आवश्यकता के बारे में बातें बहुत होती थी। शायद मेरी मार्गदर्शक सलाहकार ने भविष्य का पूर्वानुमान लगा लिया था, क्योंकि वर्षों बाद मैंने सचमुच अपने पिता का अनुसरण किया। मैं बस उनके सिस्टम में उनके पीछे नहीं ले पाया। मैं उसी प्रबल भावना के अनुरूप काम कर रहा था और अपना खुद का सिस्टम बना रहा था, इसलिए मैं बेघर था। मेरी प्रबल भावना एक ऐसा शैक्षणिक सिस्टम बनाने का था जो लोगों को अलग तरह से सिखा सके। जब मेरे शिक्षित डैडी को यह पता चला कि किम और मैं वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं और अपने शैक्षणिक सिस्टम को बनाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें यह उद्धरण भेजे। उद्धरणों वाले पृष्ठ के ऊपर ये शब्द लिखे थे, आगे बढ़ते रहो, प्यार सहित डैडी। उस समय तक मैं यह नहीं जानता था कि मेरे शिक्षित डैडी सिस्टम से इतनी नफरत क्यों करते थे, और यह भी कि यह सिस्टम छोटे बच्चों के साथ क्या करता है। परंतु इस प्रोत्साहन के बाद मुझे चीजें समझ में आने लगी। जो प्रबल भावना मुझ में चल रही थी वह भावना थी स्थिति में परिचय पत्र रखने की जगह। इसलिए मैंने शू पॉकेट की डिजाइन बनाई और दुनिया में इसकी मार्केटिंग की। हमें तत्काल जबरदस्त सफलता मिली, परंतु जल्द ही इस प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस के प्रति मेरी प्रबल भावना खत्म हो गई। जब मेरी छोटी सी कंपनी को विदेशी प्रतियोगिता के कारण दिक्कत आने लगी, तो यह कमजोर होने लगी। ताइवान, कोरिया और हांगकांग जैसे देशों की कंपनियां इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हमारे बाजार में उतार रही थी और उन बाजारों पर कब्जा कर रही थी जिन्हें हमने विकसित किया था। उनकी कीमतें इतनी कम थी कि हम उनसे किसी तरीके से प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। उन्हें बनाने में हमसे ज़्यादा कम लागत लगती थी, उससे कम कीमत पर वे उसे बाजार में बेच रहे थे। हमारी छोटी सी कंपनी के सामने दो विकल्प थे, उनसे संघर्ष करें या उनसे हाथ मिला लें। पार्टनरों को महसूस हुआ कि हम अपनी प्रतियोगिता से संघर्ष नहीं कर सकते। जो कंपनियां बाजार में सस्ते सामान की बाढ़ ला रही थी वे बहुत सशक्त थी। वोटिंग के बाद हमने उनसे हाथ मिलाने का फैसला किया। दुखद बात यह थी कि कंपनी को डूबने से बचाने के लिए हमें अपने निष्ठावान और मेहनती स्टाफ के अधिकांश लोगों को बाहर निकालना पड़ा। इससे मेरा दिल टूट गया जब मैं नई फैक्ट्रियों को देखने कोरिया और ताइवान गया, जिनके साथ हमने निर्माण का अनुबंध किया था, तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब छटनी आ गई। 1983 में मुझे हवाई विश्वविद्यालय में MBA क्लास के सामने भाषण देने के लिए बुलाया गया। मैंने नौकरी की सुरक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वहाँ मेरी कही बातें लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ सालों में आप में से बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, या आप कम तनख्वाह तथा कम सुरक्षा वाली नौकरी के लिए विवश होंगे, क्योंकि अपने काम के सिलसिले में मुझे दुनिया भर में यात्रा करनी पड़ी थी। इसलिए मैंने अपनी आंखों से सस्ते श्रम और प्रौद्योगिकी के नवीन अवसरों को सम्मिलित शक्ति देखी। मुझे यह एहसास होने लगा
कि एशिया या यूरोप या रूस या दक्षिण अमेरिका का कर्मचारी दरअसल अमेरिका में के कर्मचारियों के साथ प्रतियोगिता कर रहा था। मैं जानता था कि कर्मचारियों और मध्यम स्तर के मैनेजरों के लिए ऊंची तनख्वाह और सुरक्षित नौकरी का एक ऐसा विचार था जिसका समय गुजर चुका था। बड़ी कंपनियों को लोगों की संख्या और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में जल्द ही कटौती करनी पड़ी ताकि वे विश्व बाजार में प्रतियोगिता करने में सक्षम हो सकें। मुझे फिर हवाई विश्वविद्यालय में कभी नहीं बुलाया गया। कुछ सालों बाद छटनी आम हो गई। जब भी किसी बड़ी कंपनी का विलय होता था या कर्मचारियों की, तब वे लोग मुझे आवेदन पत्र भेजते थे, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं देता था। हमारी शैक्षणिक कंपनी में प्रवेश करने के मानदंड उम्र, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, लिंग और धार्मिक विश्वास नहीं थे। हम सिर्फ यह चाहते थे कि सीखने और जल्दी सीखने की गंभीर इच्छा हो। अंततः हम साल भर की अकाउंटिंग एक दिन में सिखाने में सक्षम हो गए। हालांकि हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी वयस्क थे, परंतु कई युवा भी थे। कुछ तो 16 साल के थे जो 60 साल के उच्च शिक्षित और ऊंची तनख्वाह पाने वाले बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ बैठकर सीख रहे थे। परीक्षाओं और आधार पर प्रतियोगिता करने के बजाय हमने उनसे टीम के रूप में सहयोग करने के लिए कहा। फिर हमने उसी परीक्षा में भाग लेने वाली टीमों के बीच प्रतियोगिताएं रखी। ग्रेड के लिए प्रयास करने के बजाय हमने आर्थिक पुरस्कार रखा। वह आर्थिक पुरस्कार जीतने वाली टीम को मिलता था। प्रतियोगिता और टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा बहुत प्रबल थी। शिक्षक को क्लास को प्रेरित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बार जब सीखने वाली प्रतियोगिता शुरू हो जाती थी तो शिक्षक को बस रास्ते से दूर रहना पड़ता था। टेस्ट के समय शांति के बजाय आमतौर पर चीखना चिल्लाना सुनाई देता था। ज्यादातर लोग इसे सीखने के बारे में रोमांचित थे। उन्हें सीखने में मजा आ रहा था तथा वे और अधिक सीखना चाहते थे। हमने सिर्फ 2 विषयों में शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित किया, उद्यमिता और निवेश, यानी क्वाड्रेंट के बी और आई हिस्से के बारे में। हम जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। हम में से अधिकांश में सभी क्वाड्रेंटों में सफल होने की क्षमता होती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफल होने के लिए कितने संकल्पवान हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने कहा था, कंपनियां डर से नहीं, प्रबल भावना से बनती हैं। क्वाड्रेंटों को बदलने की समस्या अक्सर हमारे अतीत की कंडीशनिंग में पाई जाती है। हम में से कई लोग ऐसे परिवार से आए हैं जहां डर की भावना प्रमुख प्रेरक शक्ति थी ताकि हम एक खास तरह की सोचें और काम करें। उदाहरण के लिए, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसेंगे। अगर तुम यूं ही मुंह बनाते रहोगे तो तुम्हारी मुंह इस तरह टेढ़ा हो जाएगा। और सबसे शानदार, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें सुरक्षित और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलेगी। आज बहुत से लोगों के पास अच्छे नंबर हैं, परंतु सुरक्षित और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां बहुत कम बची हैं, खासतौर पर जिनमें रिटायरमेंट योजनाएं हों। कारण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके हैं। व्यक्ति जितना ज्यादा थका होता है वह उतना ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है और उसकी दुर्घटना का जोखिम उतना ही बढ़ जाता है। दाएं हिस्से में अधिक सुरक्षा है। विसंगति यह है कि क्वाड्रेंट का दायां हिस्सा दरअसल अधिक सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक सुरक्षित सिस्टम है जो कम से कम मेहनत के साथ अधिक से अधिक धन उत्पन्न करता है, तो आपको नौकरी की सचमुच जरूरत नहीं है। आपको अपनी नौकरी छूटने की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी आय के भीतर जीवन जीने की भी जरूरत नहीं है। अपने संसाधनों से कम में जीने के बजाय अपने संसाधन बढ़ा लें। अधिक धन कमाने के लिए सिर्फ अपने सिस्टम का विचार करें और अधिक लोगों को नौकरी पर रख लें। उच्च स्तरीय निवेशक बाजार के ऊपर या नीचे जाने के बारे में चिंतित नहीं होते, क्योंकि उनका ज्ञान दोनों ही स्थितियों में
धन कमाने में उनकी मदद करेगा। अगर बाजार धराशायी हो जाता है और अगले 30 सालों में मंदी आ जाती है तो कई बेबी बूमर्स दहशत में आ जाएंगे और रिटायरमेंट के लिए अलग रखा अपना अधिकांश धन गंवा देंगे। अगर यह उनके बुढ़ापे में होता है तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मजबूरन काम करना पड़ेगा जब तक कि वे ऐसा कर पाए। जहां तक धन गंवाने का डर का सवाल है, प्रोफेशनल निवेशक वे होते हैं जो अपने धन को कम से कम जोखिम लेते हैं और इसके बावजूद अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। मुसीबतों का सामना तो वे करते हैं जो निवेशक के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो जोखिम लेते हैं और बदले में बहुत कम लाभ प्राप्त करते हैं। मेरे दृष्टिकोण से सारा जोखिम क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में है। बायां हिस्सा अधिक जोखिम भरा क्यों है? अगर आप अंक नहीं पढ़ सकते तो आपको हर एक की राय लेनी चाहिए। अमीर डैडी ने कहा, मकान खरीदने के मामले में तुम्हारे डैडी अंधों की तरह अपने बैंकर की तरह राय मान लेते हैं। उनका मकान संपत्ति है। माइक और मैंने दोनों ने ही यह महसूस किया कि वे अंधों शब्द पर ज्यादा जोर दे रहे थे। बाएं हिस्से के अधिकांश लोगों को वित्तीय अंकों की कुशलता की उतनी जरूरत नहीं होती, परंतु अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफल होना चाहते हैं तो अंक आपकी आंखें बन जाते हैं। आंकड़े आपको वह देखने में सक्षम बनाते हैं जो अधिकांश लोग नहीं देख सकते। अमीर डैडी ने आगे कहा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि बाएं हिस्से के लोग जोखिम लेने के लिए भुगतान करते हैं और दाएं हिस्से के लोग जोखिम लेने के लिए भुगतान लेते हैं? मेरा बिल्कुल यही मतलब है, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बाएं हिस्से और दाएं हिस्से में सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए बायां हिस्सा दाएं हिस्से से ज्यादा जोखिम भरा है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी बोले। अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो वित्तीय जोखिम कौन लेता है, तुम या कंपनी? मुझे लगता है मैं ही लेता हूँ, मैंने कहा। मैं अब भी दुविधा में था। और अगर मैं एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी और मैं तुम्हारी सेहत का बीमा करता हूँ और तुम्हारे स्वास्थ्य का जोखिम लेता हूँ तो क्या मैं तुम्हें भुगतान करता हूँ? नहीं, मैंने कहा। अगर मेरी सेहत का बीमा होता है और बीमा कंपनी जोखिम लेती है तो भुगतान मैं करता हूँ। यह सही है, अमीर डैडी बोले। मुझे आज तक कोई ऐसी बीमा कंपनी नहीं मिली जो तुम्हारी सेहत या दुर्घटना का पूरा अनुसंधान लेती हो। आप तेजी से जा सकते हैं, परंतु शॉर्टकट पर ना चलें। अपने टैक्स को कम करने के लिए एक बड़ा मकान खरीद लें और अधिक गहरे कर्ज में डूब जाएं, ताकि आपको टैक्स में छूट मिल सके। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अभी खरीद लें, क्योंकि कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। धीरे धीरे अमीर बने, अपने अनुसंधान से कम में गुजारा करें। अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लिए आवश्यक विषयों पर अध्ययन करने और उनके बारे में सीखने का समय निकालेंगे तो इस तरह के वाक्यों में आपको समझदारी नहीं दिखेगी। ये क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से वाले व्यक्तियों को तो समझदारीपूर्ण लग सकता है, परंतु दाएं हिस्से वाले व्यक्तियों को नहीं। आप जो चाहें कर सकते हैं, जितनी तेजी से चाहें कर सकते हैं, जितना ज्यादा धन कमाना चाहें उतना कमा सकते हैं, परंतु आपको कीमत चुकानी होगी। आप तेजी से जा सकते हैं, परंतु याद रखें, लक्ष्य तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है।